अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाजरीन, पिछले चंद प्रोग्राम्स में हमने बातचीत की है एनआईटी के फ्रोज़न शेयर्स की। हमने ये डिस्कस किया कि ये मसला कब से है और गोइंग फॉरवर्ड इसकी रेजोल्यूशन क्या है। हमने एनआईटी के दो साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद गफ़ार से बातचीत की, तारिक इकबाल साहब से बातचीत की और मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी साहब से भी बातचीत की। गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट को जो तजावीज़ हैं वो बहरहाल हमारे फोरम से जा चुकी हैं और एक दो इंटरेक्शन से ये कहा भी जा रहा है कि गवर्नमेंट बहरहाल इस मसले को हल करना चाहती है। बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट जो है एनआईटी और पीएसओ के हिस्सेस जो हैं वो बुनियादी तौर पर अगर प्राइवेटाइज़ कर दे तो भी ये मसला हल हो सकता है। वैसे तफसीली तौर पे तारिक साहब ने बताया कि इस मसले का हल क्या है और जब तक ये मसला हल नहीं होता इसकी कॉस्ट बहरहाल एक आम इन्वेस्टर और एक आम यूनिट होल्डर को अदा करनी है। दूसरी चीज़ जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस की थी नाजरीन, दैट वाज अबाउट अ PIDE रिपोर्ट। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा 100 इंडेक्स है इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका मेजर चंक जो है वो चंद फैमिलीज़ के हाथों में मबूस है। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि बहुत सारे कवानीन हैं जिनकी वायलेशन हो रही है और साल से ना ही सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड, ना ही उसकी मैनेजमेंट, ना ही कंप्लाइंस के ऑफिशियल्स जो हैं वो इस तरफ नज़र करते हैं कि बैक वक्त बहुत सारे कवानीन की वायलेशन आखिर क्यों हो रही है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा कानून है जिसमें छोटे सरमायाकारों का बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है और वो कानून ये है कि एक शख्स जो है वो 5 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज़ में, लिस्टेड कंपनीज़ में डायरेक्टर नहीं रह सकता। और इस रिपोर्ट में ग्राफ बनाकर बार बार ये बात बताई गई है, दिखाया गया है, इस बात को अयां किया गया है कि बहुत सारे साहिबान ऐसे हैं जो 30 और 32 कंपनीज़ में बैक वक्त जो है वो एज अ डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। एक और कानून है जिसके ज़रिए जो है वो छोटे सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है और वो कानून ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तैनाती जो है वो ज़रूरी हो। हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का तैनात होना ज़रूरी है। ऐसी 73 कंपनीज़ हैं कि जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मौजूद नहीं है, मगर रेगुलेटर को, कंप्लाइंस विंग को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड को, इनफैक्ट शायद शौकत तरीन को भी तकलीफ़ नहीं है, बिकॉज़ वो चंद फैमिलीज़ के जिनके पास कहा जाता है कि 6.4 ट्रिलियन में से 4.5 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन 100 इंडेक्स कंपनीज़ की, उसमें जिस एक फैमिली का नाम है वो तरीन भी है। गॉड नोज़ कि ये जहांगीर तरीन है, ये शौकत तरीन है, बट आई थिंक कि इस मनसब पे होने के नाते शौकत तरीन को इस तरफ निगाह करनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मार्केट से रिलेटेड हमने पिछले चंद प्रोग्राम्स में डिस्कस की, दैट इज़ अबाउट दी MTS। हम देख रहे हैं कि 50 बिलियन तक MTS चला गया था, फिर बाज़ार स्टक रही फॉर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ वीक्स। अब बाज़ार में दोबारा से एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी हो रही है, बाज़ार में तेज़ी हो रही है, लेकिन ये क्या कमाल है कि 50 बिलियन से MTS का और लेवरेज का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो 36 बिलियन पे आया था। सवाल ये है कि ये क्या कमाल है कि ये दोबारा से 45 बिलियन पर गया है, तो बाज़ार में 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट की तेज़ी हुई है। बाज़ार दोबारा से 46,000 के लेवल को ब्रीच कर रही है। इनफैक्ट 47 का लेवल भी सीम्स टू बी अचीवेबल। ये एक वो चीज़ है कि जो हुनूज़ कई डिकेड से मौजूद है और बहरहाल जो करता धरता है, दे सीम्स टू बी हॉस्टेज इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड दे डोंट वांट टू टेक रियलिस्टिक डिसीजंस व्हिच कुड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं दैट इज़ अबाउट द बजट के नाम पे ये रैली हो रही है, बजट के नाम पे इस वक्त बाज़ार चलाई जा रही है एंड देयर आर इनफैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग। शौकत तरीन ने ऑन द ग्राउंड आकर कहा है कि मुझे अगर लोग टफ़ टाइम देंगे तो मैं उनको डिफेंड करना भी जानता हूँ। जो बात शौकत तरीन की बेहतर लगी और अच्छी लगी वो ये कि गो के 2 महीने में बहुत सारे नंबर्स को बहुत तेज़ी से तब्दील किया गया है, बट ही वाज लाइक
کہ मुझसे नेक्स्ट ईयर की बात करें, उससे अगले साल की बात करें, मैं अगले साल 5% और अगले साल उससे अगले साल 6% की ग्रोथ की बात करता हूँ. सो ये वो बात है जिसको हम रीज़नेबल और जस्ट कह सकते हैं. Today we are in the office of JS Global. JS Global happens to be one of the big 5 brokerage houses. और JS Global के CEO हैं कामरान नासिर. इनसे हम बातचीत करेंगे बजट रैली के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी के ऊपर, एंड गोइंग फॉरवर्ड टैक्स एग्जाम्पशन रहेंगी नहीं रहेंगी, इकोनॉमी ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होने जा रहा है, ये सब बातें हम इनसे पूछेंगे नाज़रीन एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नासिर. आप जेएस ग्लोबल के मुंतज़िम आला और सीईओ हैं. जेएस ग्लोबल से जानेंगे कि बजट के बारे में जेएस ग्लोबल की रिसर्च क्या कहती है, गोइंग फॉरवर्ड इकॉनमी पे जेएस ग्लोबल का क्या व्यू है, एंड हाउ डू दे फील अबाउट द टॉक्स ऑफ द मार्केट लाइक द टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी, लाइक द रिफाइनरी पॉलिसी, टैक्स एग्जाम्पशन के ऊपर बाज़ार में बहुत सारी बात हो रही है कि जानी चाहिए या रहनी चाहिए. बॉन्ड मार्केट का पैसा कैपिटल मार्केट में आता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे कामरान नासिर के साथ. कामरान नासिर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कामरान साहब, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट देयर इज़ अ डिफरेंस ओपिनियन. एक साइड है जो कहती है कि ग्रोथ जो है वो 3.96 के नंबर्स महज 2 महीने के अरसे में बहुत तेज़ी से नंबर्स को इम्प्रूव किया गया है, जबकि दूसरी साइड पे शौकत तरीन साहब बज़ात ख़ुद ये कहते हैं कि 4% का जो नंबर है वो डिफेंडेबल है, एंड ही सेड ही वुड वांट टू डिफेंड इट. हाउ डू यू लुक एट इट एंड डू यू फील कि ये ग्रोथ के नंबर जो 3.96% के बारे में कहे जा रहे हैं ये अचीवेबल हैं, या यहाँ पे इकॉनमी आपको दिखती है? देखिए, ये सवाल जितना मैं समझाऊँ आपका कि 3.94 की जो अभी की बहस है कि इस साल क्लोज इस पे करेंगे, Yes. आप उसी की बात कर रहे हैं. Yeah. देखिए सानी, मेरा बड़ा इस पर कंसिडर्ड व्यू है कि हम थोड़ी सी एक इररेलेवेंट डिबेट में एंटर हो गए, और वो हम एंटर भी इसलिए हो गए क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कुछ कहती है, अपोजिशन शोर करती है, और हर दफ़ा बजट से पहले इस किस्म के शोर होते हैं कि जी नंबर ये ठीक नहीं है, और नॉर्मली नंबर जब रिलीज़ होता है तो वो अगले बजट आने से पहले ही एक मुस्तरद किस्म का पक्का नंबर आपको मिलता है कि जी पिछले साल क्या हुआ था. इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं. सबसे पहले ये कि लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने कहा था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव बाय X% था. अब गवर्नमेंट ने उस फिगर को शायद रीएडजस्ट किया है और उसको ज़्यादा नेगेटिव बताया, तो वो एक लो बेस का इफ़ेक्ट है जो बीच में आएगा. और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि आपको इकॉनमी की सूरत हाल ओवरऑल जायज़ा लेना चाहिए. देखिए, वर्ल्ड बैंक ने, स्टेट बैंक ने सब का ख्याल था कि 2.5% से ऊपर की ग्रोथ पाकिस्तान में होगी. गवर्नमेंट शायद इससे ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इतना कर लेगा. लेकिन आप इस साल में अगर माशी एक्टिविटी देखेंगे तो कोई बईद नहीं है कि हमने ख़बरें बहुत अच्छी सुनी. बहुत सारी नेगेटिविटी के दरमियान में बहुत सारी अच्छी खबरों में आप सीमेंट के नंबर्स देखें, रिकॉर्ड पर खड़े हुए हैं, स्टील देखें, रिकॉर्ड पे है, ऑटो सेक्टर देखें, उसकी ग्रोथ फिनोमिनल है. इस बार जो स्टॉक एक्सचेंज में रिजल्ट्स आए हैं दे आर एक्सीलेंट. उसके अलावा आप टेक्सटाइल की साइड पे देखें, हमें तमाम खुशखबरियाँ वहाँ से मिली. कुछ क्रॉप्स के अंदर भी हमें नज़र ये आया है कि वीट की बम्पर क्रॉप के बारे में कहा जा रहा है. और सर्विसेज सेक्टर इन जनरल जिस तेज़ी से इम्प्रूव हुआ और जितनी उसमें एक्टिविटी आई है, तो अगर 3.9 नहीं होगा तो उससे अगर थोड़ा नीचे भी आ जाएगा, मेरे ख्याल में ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर ये थोड़ा सा 3.9 से शॉर्ट भी रहता है तब भी ये साल तमाम एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा साबित हुआ. और इसमें मैं ऐड करूं कि आप रेमिटेंसेस को देखें, वो भी रिकॉर्ड नंबर पे चल रही है. जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके नंबर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी देयर इज़ ग्रोथ. और गवर्नमेंट ने जो नंबर अभी रिलीज़ किया, अगर आप अप्रैल टू अप्रैल कंपैरिजन करेंगे फिर तो बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ बन जाती है. लेकिन अभी के जो नंबर्स आए हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और आखिर के जो नंबर्स आएंगे इसके अंदर भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये नंबर भी बहुत अच्छा होगा. करेक्ट. इन्फ्लेशन के ऊपर भी लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट आई थिंक इज़ राइट व्हेन गवर्नमेंट सेज के बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड लोकस्ट इकॉनमी को बहरहाल उसकी हिट एक लेना पड़ी थी. आपके ख्याल में इन्फ्लेशन का नंबर आप एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ क्लोज होते हुए देख रहे हैं? देखिए, 8.5% के आसपास, दैट्स व्हाट आई सी. हायर साइड भी चला गया तो 9 से नीचे रहना चाहिए, बट द बैंड दैट आई सी
اس کو 8 اور 9 کے درمیان میں کلوز ہونا چاہیے. اور میرا دوسرا ویو یہ بھی ہے کہ اگلے سال بھی میں کوئی سپر انفلیشن نہیں دیکھ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ نمبرز اسی کے آس پاس رہیں گے اور یہیں پہ کلوز ہوں گے. آپ دیکھیں عمومی طور پہ کرونا کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی اکانومی پہ بہت برا ایک امپیکٹ آئے گا. میرا خیال ہے وہ پیریڈ صرف پچھلے سال اپریل سے جون تک کا تھا جہاں پہ اسٹرکٹر لاک ڈاؤنس تھے اور ایک جنرلی آپ دیکھیں نا ایک خوف تھا کہ کیا بیماری ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور پاکستانی جس طرح کی قوم ہے میرے خیال میں وی ہیو لرنڈ ٹو ون ایک تو لیو ود اٹ اینڈ سیکنڈلی ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. گورنمنٹ کی بھی جو انیشیٹوز تھے جہاں اچھے تھے ان کو سراہنا چاہیے, مگر میرے خیال میں انڈسٹری جنرلی اس سال میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر کھلی ہی رہی ہے. سو کرونا ریلیٹڈ امپیکٹ اس کے اندر اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے جس طرح کا کبھی آرگیومنٹ کے لیے کوئی بندہ استعمال کر لے کہ جی کووڈ ایئر تھا اور پاکستان کی اکانومی کی ایسی کی تیسی ہوئی. پاکستان اکانومی ہیز kept on doing reasonably well within this period, better than your neighboring countries, better than what people had expected in the beginning. وی آر سینگ کہ پراپرٹی از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل, گولڈ بھی بہتر پرفارم کر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہونے کو بھی لوگ تھوڑا سا کوشچن کرتے ہیں کہ یار یہ ایک ساتھ سارے کے سارے سائیکلز پازیٹیولی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, کیسے اس میں زوبرنس اور ایکسائٹمنٹ آ سکتی ہے. سو گوئنگ فارورڈ ایک تو پہلے آپ یہ کامنٹ دیجیے گا کہ جو گورنمنٹ کی ایز آف ڈوئنگ کی پالیسی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز آف دیٹ نیکسٹ ایئر از گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایئر, اینڈ پلس یو تھنک کہ یہ والی چیز کوئی ایزیلی ہضم کر سکتا ہے کہ پراپرٹی, گولڈ اینڈ اسٹاکس دے آل پرفارم ویل ایٹ دا سیم ٹائم؟ دیکھیے میں پراپرٹی اور اسٹاک مارکیٹ پہ زیادہ فوکس کروں گا کیونکہ وہ آپ کا لوکل فنومینا ہے. گولڈ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے, اٹ از ڈوئنگ ویل, اس کے اپنے ریزنس ہیں, مگر یہاں دو پہ فوکس کر لیتے ہیں. پراپرٹی کے بہتر کام اور اچھی ہونے کی دیکھیں وجہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر نے جو کنسٹرکشن پیکج دیا تھا اس میں ایمنیسٹی آئی تھی, تو جنرلی یہ والا سیکٹر جو تھا سارے انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ دس ول ڈو گڈ. سیکنڈلی آپ ریمیٹنسز دیکھیں اور جو باہر سے آ رہی ہیں جس میں بھی ایک ریکارڈ انکریز ہے. میرے خیال میں 10 مہینے کا آپ کو جو نمبر ہے وہ پچھلے سال کے 12 مہینے کے نمبر سے آلریڈی زیادہ ہے. سو اگلے 2 مہینے کا بھی نمبر اس کے اندر ایک ایڈیشن ہی ہوگی, تو 6 سے 8 ارب ڈالر ایڈیشن جو ہے اس کے بیچ میں جا کے یہ جون تک کلوز ہو سکتا ہے. اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ پیسہ انجیکٹ کہاں ہوتا ہے اور جہاں کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. سو نیچرلی لوگوں کی پریفرنس پاکستان میں ایسیڈ کلاسز میں جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے آگے پراپرٹی چلی جاتی ہے کہ لوگوں کا جنرل خیال ہوتا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کر دو. دوسرا عمومی طور پہ خیال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ گولڈ خریدو, اس کے بعد ہوتا ہے کہ نیشنل سیونگ کا سرٹیفکیٹ لے لو, اور چوتھا ان کو نظر آتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں چلے جائے. تو یہی ان کی آرڈر آف پریفرنس بھی اور پرائرٹی بھی ہے. سو سیکنڈلی دیکھیں یہ بہت ہی غلط ویو ہے. Can I interrupt you here before you continue? دیکھیں گولڈ کے بارے میں تو بڑی اسٹریٹ سی بات کہی جاتی ہے کہ when people invest in gold وہ ٹاکسک ایسٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اسٹاکس ایز اے پرفیکٹ ٹاکسک ایسٹس, بٹ جو زیادہ رسکیئر ایسٹس ہوتے ہیں اس میں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. اینڈ گولڈ میں انٹری شوز کہ لوگوں کو مسائل ہیں, لوگوں کو فیوچر دیکھنے میں ایشوز ہیں. سو یو تھنک کہ پاکستان میں سب چیزیں بہت سپر ہو رہی ہیں کہ ڈسپائٹ این گلوبل فنومینا کہ گولڈ میں تیزی ہے, پاکستان میں اسٹاکس میں بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹاکس میں تو انویسٹ کرنے کی بڑی ایک ریشنل ہے, میں اس میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں لوگ فیوچر سے بہت کنسرنڈ ہیں. یہ بھی ہم ایکچولی بحیثیت قوم بہت ہی بائی پولر ہو جاتے ہیں اپنے ویوز کے اندر, اور بائی پولر اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک کو لگتا ہے کہ معیشت بالکل برباد ہو گئی ہے, دوسرا کہتا ہے کہ معیشت جو آسمان پہ چلی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ معیشت نے پچھلے سال سے بہتر پرفارم کیا, اس سے پچھلے سال سے بھی بہتر پرفارم کیا میری نظر میں. اور میری نظر میں آپ کی جو معیشت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی, میں بارہا ٹی وی پروگرامز میں جہاں بھی میں جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ شاید اس گورنمنٹ کو نہیں ملے گا, یہ آنے والی گورنمنٹس لیں گی, کیونکہ آپ نے پالیسی شفٹ کیا. پالیسی شفٹ کیا تھا, آپ امپورٹ لیڈ گروتھ سے ایکسپورٹ لیڈ کی طرف آپ گئے. یہ جو بٹر پل ہوتی ہے اس کو سوالو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم میں آپ کو اس کے بینیفٹ نظر نہیں آئیں گے, نہ ریونیو کلیکشن میں, نہ پراپرٹی ٹیکس کلیکشن میں. حالانکہ اس سے ہٹ کے اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہے. اگر ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے تو آپ کے بزنسز نے پرفارم نہ کیا ہو, اس کے علاوہ تو نہیں بڑھ سکتی. سو یقیناً بزنسز نے پرفارم کیا ہے, اس سے ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی خاص طور پہ ایکسپورٹ کی سائڈ پہ, اس میں آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں, اگر آپ اور غور کریں تو پاکستان کی آٹو پالیسیز
EV की पॉलिसी आ रही है, पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है कि आप ये जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं इसको ना करें, सेमी नॉकडाउन में जाएं और उसके बाद उससे लोकलाइजेशन पे जाएं। तो उसी की वजह से आप इतने सारे नए ब्रांड्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए और उन सब ने अपनी अपनी असेंबली लाइन लगानी है। शुरू में असेंबलिंग होगी, फिर उसके बाद एक उसके पैराफेरल इंडस्ट्री उसके साथ बनना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपकी नॉर्मल ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान में वैसे भी हो चुका। तीसरी तरफ आप मोबाइल पॉलिसी देखें, मोबाइल फ़ोन पहले इंपोर्ट हो रहे थे, अब उसके ऊपर भी असेंबलिंग स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने के ऊपर, और वहाँ भी लोकलाइजेशन आने वाले दिनों में आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 200 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन, अगर आपकी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म फोकस के साथ बनाई जाएंगी, आपकी इकॉनमी ग्रेजुअली अपने पैरों पे खड़ी होती जाएगी। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ता है, आपको इंतज़ार के साथ चलना पड़ता है, मगर कोई बैद नहीं है कि दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी मार्केट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट कैन गो रॉन्ग अनलेस एंड अनटिल कि हमारी पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म हो या शॉर्ट साइटेड हो। कामरान साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वी विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे जनरली इकोनॉमी के ऊपर, जिसके ऊपर भी ये बन रहा है कि थिंग्स आर इन द गुड शेप एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर गुड टू कम। इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बजट की रैली से मुतालिक काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। इनफैक्ट रिफाइनरी पॉलिसी के लिए कहा जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के रास्ते को अपनाए और रिफाइनरी पॉलिसी को लेकर आए। टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी वी सी काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स जो हैं वो 70% वॉल्यूम कर रहे हैं PSX की ट्रेडिंग का। कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि रिफाइनरी पॉलिसी और टेली कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ ये अगर आ जाती हैं, पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि क्या हो रहा है, एंड इफ़ वी सी दैट दिस हैपन्स तो उसका बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अभी तक आउट नहीं हुई है तो बहुत सारी कयास आ रही हैं उसके बारे में, लेकिन एक बात जनरली इज़ इन प्लेस कि एक रिफाइनरी की बड़ी रोबस्ट किस्म की पॉलिसी देने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर एरियाज़, वो इनको मिलने जा रहे हैं, जिससे कि हर तरफ से रिफाइनरी के ऊपर एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और सर्टनली उसकी ट्रैक्शन और उसकी प्रोडक्शन भी जो है आउटपुट, जिसे थ्रूपुट कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे भी है, एंड इवन इन द केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये दोनों जगह पे ये है। दोनों में एंटिसिपेशन ये है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कम आउट विद दैट, कि इस पॉलिसी के साथ बाहर आएगी, और उसके बाद जनरली उसकी प्राइसिंग इन तो आप स्टॉक मार्केट में देखना शुरू हो गए होंगे कि आपकी जो रिफाइनरी सेक्टर है उसमें कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं, और उन स्टॉक्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली ऑलरेडी आ चुकी है, और अब आके आप देखें तो वो थोड़ी सी रुक रही है, क्योंकि अब वो इंतज़ार कर रही है कि जो ही पॉलिसी अनाउंस होती है और उसमें क्लैरिटी मज़ीद आ जाती है तो उसके बाद वो सेक्टर आगे चले। और मैं जैसे कह रहा था कि ये गवर्नमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, उन्हीं में से ये इकदाम है कि जिसके अंदर आप कई चीज़ें जिनमें पॉलिसीज़ नहीं एग्जिस्ट करती थी वहाँ पॉलिसी बन रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी EV की पॉलिसी जो है वो भी बड़ी रोबस्ट किस्म की और बहुत अच्छी आने वाली है, और पाकिस्तान में ये जो EV ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये बड़ा ज़बरदस्त चलेगा आने वाले दिनों में, और ये गवर्नमेंट उस पर बड़े फोकस के साथ काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज हम इनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में दाएँ बाएँ से भी सुन रहे हैं, और कुछ लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं उनसे हमारी डिस्कशन भी होती रहती है, एंड वी आर पॉजिटिवली सरप्राइज्ड कि पूरी दुनिया को स्टडी करके ये पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई जा रही है। हाउ अबाउट टेलीकम्युनिकेशन? सेम कोर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। देखें, आप कोविड से हमने सीखा क्या है? कोविड से हमने ये सीखा कि ये दुनिया जो है ये डिजिटल होती चली जा रही है। पाकिस्तान में वो पेस बहुत स्लो थी, पाकिस्तान ने वो पेस बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ ली। आप अपने जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी से डील करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखें, इंक्रीज़ करने का नतीजा आज जूम मीटिंग्स, आज वर्चुअल इंटरेक्शंस, आज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इन पाकिस्तान। अगर मैं आपको बताऊं, रीजन में पेनिट्रेशन हमारी सबसे लो थी, लेकिन इस तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले वक्त के अंदर विदाउट द सपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये सारा हो नहीं सकता। तो दिस इज़ द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ बीइंग पुट इनटू प्लेस टू गो फॉरवर्ड। देखिए, बॉन्ड्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट काम कर रही है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि उसको फेज़ आउट कर रही है। तो बॉन्ड का पैसे भी हमें किसी हद तक कैपिटल मार्केट का रुख करता हुआ नज़र आ रहा है। NSS इज़ समथिंग, उस पर आई होप कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। टैक्स एग्जम्पशन के लिए कहा जा रहा है कि शायद वो गवर्नमेंट जो ये छूट है ख़त्म करने का इरादा रखती है।
इस पे आपका क्या बता? देखिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट कोई ड्रास्टिक मेजर इस बजट के अंदर नहीं लेगी। ओके, हम बहुत सारी बातों में एक अभी हम कहते हैं कि बहुत बड़ी कोई छूट दे देगी जिसका कि इंडस्ट्री पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा कि जी आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो मतलब आसमान से बातें करना शुरू कर देगी। मेरे ख्याल में सारी चीज़ों में मेरे अपने व्यू में आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा म्याना रवि की ज़रूरत है। आपको एक्सपेंस साइड को भी फोकस रखना, एक्सपेंशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने अखराजात को उतना एक्सपैंड कर लें कि कल को वो संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन तरक्याती कामों की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, ये इनएविटेबल है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो उस सेक्टर को जो ऑलरेडी टैक्स और बहुत ज़्यादा टैक्स है उसके ऊपर बर्डन ऐड करेगी। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में इंसेंटिवाइज करने का एक प्रोसेस जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे आप क्वांटिटेटिव इंक्रीज लेके आएँ, ताकि अगर वहाँ पे टैक्स इंसेंटिवाइजेशन होगी भी तो भी आपको दोनों तरफ से उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। सो आई डू नॉट फील एंड आई डू नॉट थिंक कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा ड्रास्टिक मेजर लेगी कि जिसके ऊपर कल को तनकीद हो रही होगी कि जी बहुत सारी एग्जाम्पशन, हाँ कुछ एग्जाम्पन अगर ऐसी हैं कि जिनको विड्रॉ करना वाकई बनता है बिकॉज दे आर नॉट ऑफ एनी यूज़, तो वो विड्रॉ होनी चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग इट वुड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बजट होगा इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप देखें ये एक्चुअली उनके टेन्योर का सेकंड लास्ट बजट होगा, उसके बाद तो वो इलेक्शन बजट कहते हैं ना उसको। तो ये इनके लिए अच्छा पेश करना और बड़ा सोच समझ के पेश करना मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी है। 500 अरब के आसपास है म्यूचुअल फंड की इक्विटी साइड। हाउ डू यू लुक एट दैट कि नेक्स्ट बजट के बाद उसमें को आपको बेहतरी दिखती है? मुझे बिल्कुल दिखती है। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 2021 और 2022 कैलेंडर ईयर्स पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होंगे। और जो हमने एक जिसे कहते हैं कि साइकिल देखा था जिसमें काम नहीं होता था, स्टॉक्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती थी, मार्केट बहुत स्लो हो गई थी, वॉल्यूम्स नहीं थे, ये सारा उसका टर्न अराउंड पीरियड है और एंटिसिपेशन में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। फैंटास्टिक। सीजीटी के ऊपर व्हाट इज़ योर व्यू? अगर पीएसएक्स के प्रपोजल को कंसिडर किया जाता है और सीजीटी को होल्ड कर दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड फॉर द मार्केट? देखिए इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होगा, मगर मैं ऐसी किसी भी फैसले के हक में नहीं हूँ कि जो कि टेम्प्रेरी या एडहॉक किसी मसले को हल बिल्कुल करता है। सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है बाकी कंट्रीज़ को और बाकी आपकी जो पीयर्स हैं उनको स्टडी करके सो इसको रैशनलाइज करना चाहिए। रैशनलाइज होना चाहिए कि फ्लैट है, इसको फ्लैट नहीं होना चाहिए, इसमें टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसके अपने इंसेंटिव्स होने चाहिए, उनको बिल्ड करना चाहिए। और एबॉलिश करना कम्प्लीटली, मेरे ख्याल में एक तो पहली बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि कभी गवर्नमेंट इसको मानेगी अगर ये सजेशन भी गई है, और दूसरा मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फिर एक एडहॉक स्टेप हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म मेजर होगा। बजट से पहले और बजट के बाद हाउ डू यू लुक एट द मार्केट? मुझे बजट से पहले भी मार्केट बहुत अच्छी लगी, मुझे बजट के बजट बाद भी के मार्केट बहुत बाद अच्छी भी, लगी। super। मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कहा है, राइट आपके लिए मैं थोड़ी बात लंबी करूंगा कि मार्केट अपना एक नया हाई बनाएगी और पिछले हाईस को कंसिडरेबली बीट करेगी इंशाल्लाह। राइट। सो आपको डॉलर किस तरह का दिखता है? डॉलर के रिजर्व्स की पोजीशन कैसी दिखती है गोइंग फॉरवर्ड? डॉलर के रिजर्व जो है ये एक बड़ा फिनोमेना बन गया है मेरे ख्याल में। स्टेट बैंक की अब जो पॉलिसी बन गई है, सो ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी डिमांड और सप्लाई सिचुएशन क्या है। कहीं पेमेंट ज़्यादा आ गई, रिस्ट्रक्चर ना हो सकें और आपके पास आगे इन्फ्लो अच्छा ना हुआ तो डॉलर टेम्प्रेरी स्पाइक लेगा। जो ही आपका इन्फ्लो बेहतर हो जाएगा, रेमिटेंस बेहतर हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा। बट आई सी कि ये जो 160 से 65 का बैंड है ऑन द टॉप साइड, दिस शुड बी द बैंड फॉर दिस ईयर, इससे आगे जाना नहीं चाहिए। रिजर्व्स के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि 25 बिलियन का टारगेट सितंबर 2021 में अचीव हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अब फॉरेन जो रोड शोज़ हैं और जो फॉरेन फंडिंग बॉन्ड्स के इशूएंस और सुकूक के इशूएंस स्टार्ट करनी थी उन्होंने कर दिया है। ग्रीन बॉन्ड्स की बातें हो रही हैं जो कि इस वक्त चल भी रही हैं। मेरे ख्याल में आज के दिन में उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अभी तो आप बोरो करके रिजर्व बना रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करके और उसका इंक्रीज पोस्ट करना शुरू करे, बिकॉज दैट इज़ अ सस्टेनेबल वे ऑफ इंक्रीजिंग योर फॉरेन रिजर्व्स। बाकी बोरिंग में कोई कबाहत नहीं है जब तक कि आपके पास एक पूरा गेम प्लान हो कि आपने रिजर्व्स को बिल्ड किया, क्वेश्चन बिल्ड किया, इंपोर्ट कवर दिया, इकॉनमी को स्टेबल रखा, पी किया, डॉलर पैरिटी कंट्रोल किया। इसके साथ साथ आपके पास कल को एक ज़रिया बनेगा कि हम अपने डेट को भी अंडर चेक ला सकते हैं। ग्रेट। कामरान सर, आखिर में अगर आप कोई इन्वेस्टर्स को मैसेज देना चाहें तो जीटीवी का प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो इन्वेस्टर्स को होगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टॉक मार्केट्स हैं ख़ास तौर पे उसके हवाले से और बजट के हवाले से,
کہ ایک تو پازیٹیوٹی برقرار رکھیں اور اپنی انویسٹمنٹس کو فنڈامنٹل اسکرپٹس کے اوپر لے کے آئیں، اور تھوڑا جو ویو ہے اس کو شارٹ ٹرم سے لے کے اب میڈیم ٹرم اور لانگ کی طرف جانا شروع کریں. اور اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی، انفارم ڈیسیجنز ہوں گے اور آپ بہترین انویسٹمنٹ کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیریڈ آپ کو بڑے زبردست قسم کے ریٹرن دے سکتا ہے. جیسے اسٹاک مارکیٹ بہرحال اس وقت ہر ایسے بندے کے ریڈار پہ ہونی چاہیے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے اور وہ نارملی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور اگر اس نے اس کلاس کو ایڈ نہیں کیا تو یقیناً یہ وہ کلاس ہے جس کو ایڈ کرنا اس کے لیے اس وقت میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے. کامران ناصر صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے معیشت کے اوپر بات چیت کی، اور گزشتہ چند پروگرامز میں ہم نے جو اکانومی اور کیپٹل مارکیٹ اور خاص طور پہ فروزن شیئر کے اوپر جو ڈسکشن کیا، ہم نے آج کے پروگرام میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کیا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکانومکس کی بھی رپورٹ پہ بھی ہم نے بات چیت کی تھی انٹرو میں. اینڈ وائل کلوزنگ دا پروگرام ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو کرنا آئی تھنک اٹ از نیسسری، بیکاز آئی تھنک یہ سیزن چل رہا ہے کہ جس میں ایوری ڈے آپ کو جو ہے نائجیریا یا بھوٹان کی ٹیم سامنے رکھ کے شاید چوکے چھکے مارنے ہیں اور ریکارڈ بنانا ہے. سو واٹ وی آر سینگ فرام دا پاسٹ 3 days ریکارڈ از دس دیٹ ایوری ڈے ورلڈ کال از میکنگ آؤٹ اے ریکارڈ. 1.25 ارب کا کام ہوتا ہے تو 75 کروڑ کا جو کام ہے وہ 2 روپے والے اسٹاک ورلڈ کال میں ہوتا ہے. ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے. ایوری ڈے وین یو سے کہ ہم نے ریکارڈ بنا لیا ہے، ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی فروری کے بنائے ہوئے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے، اس دن جو ہے آپ نے کام کیا تھا 1 ارب 12 کروڑ شیئر کا، اور آج آپ نے کام کر لیا 1 ارب 25 26 27 کروڑ پہ شیئر کا. مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پچھلے ریکارڈ کو بیٹ کر دیا، ہیڈس آف ٹو یو. مگر ویلیو ٹریڈڈ جو ہے وہ 7 ارب سے کم. سو واٹ ٹائپ آف ریکارڈ میکنگ از دس؟ یہ ہم انفیکٹ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے. آئی تھنک ایک اور ریکارڈ ہے جو اگر ہمارے دوست چاہیں تو بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہ والیوم ہم نے سب سے زیادہ کیا اور ویلیو سب سے کم کی. یہ ایسا ریکارڈ ہوگا جس کو کوئی بیٹ نہیں کر پائے گا. ناظرین، پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.